WWE बैकलैश देखने के बाद मैं तो यही सोच रहा हूँ कि काश मैं भी ब्लड लाइन के खानदान में पैदा हुआ होता। कम से कम WWE की जॉब तो सिक्योर हो जाती, क्योंकि वी हैव द न्यू ब्लड लाइन मेंबर टांगा लोआ। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं WWE के बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में। सारी बातें आपको इस वीडियो से पता चलने वाली है। इस वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो रिकॉर्ड हो रही है रात के 2 बजे, तो भाई फिर सब्सक्राइब करना ही बनता है। और सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच के साथ, और ये मैच था एजे स्टाइल्स वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में। अब इस मैच में पूरी स्टोरी यही है कि सिंपल सी है, बस इनको, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैच बनाना है। और बैकलैश का मैच देखने के बाद मुझे पता है इसके ऊपर बहुत मिक्स ओपिनियन होने वाले लोगों के, किसी को अच्छा लगा, किसी को बुरा लगा, किसी का इसके ऊपर हार्श ओपिनियन होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई मिडिल में इसके बारे में बात करने वाला है। सबसे पहले इस मैच की बात करते हैं। तो शुरुआत में एजे स्टाइल्स अग्रेसिव देख रहे थे, तो थप्पड़बाजी कोडी रोड्स की तरफ से भी हो जाती है। इस मैच की मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कोडी रोड्स की, क्योंकि जो सेलिंग है वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। लिटरली वो जब बम्स ले रहे थे, जब वो एजे स्टाइल्स से मूव्स ले रहे थे, तो उनको देख के लग रहा था भाई कि बंदे को कोई कड़क वाली चोट पड़ी है। मैच में जो मस्त मूवमेंट है वहां से आना शुरू होता है जब एजे स्टाइल्स ने एप्रन पर कोडी रोड्स को पटका, और वो ऐसा पटका, अब उसको ब्रेन बस्टर काइंड ऑफ सुप्लेक्स बोल सकते हो, जैसे भी था वो। कोडी रोड्स उसके बाद बाहर ही गिर पड़े जाते हैं, और जो एक्शन है वो रिंग साइड पर कंटिन्यू होता है, जहां पे कोडी रोड्स ने पावर बॉम्ब भी लगा दिया एजे स्टाइल्स को उसी अनाउंसर टेबल के ऊपर। जब उन्होंने अनाउंसर टेबल के ऊपर पावर बॉम्ब लगाया, तो दोनों बंदों की उस पॉइंट तक मैच पे इतनी बैंड बच चुकी थी कि ऑलमोस्ट 10 काउंट होने के बाद ही उन्होंने रिंग में एंटर किया। और एक बात बता देता हूं, इस मैच में फ्रांस का क्राउड इतना ज्यादा हॉट था। लिटरली कल वाली वीडियो में, तो मैं स्मैकडाउन की वीडियो में तो बोल रहा था कि मैं इसे टॉप 3 में रखूंगा, शायद मैं इसको नंबर 1 पर ही रखूंगा। मतलब जो मैंने लाइव एंड सुपरस्टार स्पेक्टेकल का देखा था वो मुझे हॉट लगा बिल्कुल, मतलब बहुत ज्यादा कान में बज रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं वहां पे था। लेकिन जो मैंने टीवी पे देखा है मेरे लिए, तो भाई इससे हॉट क्राउड, इससे एनर्जेटिक, इससे लाउड क्राउड कोई है नहीं। इतना लाउड है कि आपका मैच से भी ध्यान हट जाएगा कि क्या चल रहा है मैच में। कभी कभी बहुत सारे लोग हो सकता है वो इरिटेट भी करे कि भाई इतने कैसे जोश में लोग बैठे हुए, लेकिन वो एक बहुत पॉजिटिव चीज है। वहां पर जिन्होंने अपनी अपनी एप्पल वॉचेस पहनी हुई थी, उनके उसमें अलर्ट भी आ रहा था कि भाई ज्यादा डेसिबल में साउंड हो रहा है, तो जरा तुम अपना जो है ध्यान रख लो। तो इस लेवल का हॉट था। अब मैच प्रोग्रेस करता है आगे, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब कोडी रोड्स ने 1 पर ही किक आउट कर दिया, और उसके बाद एकदम फायर्ड अप हो गए कोडी रोड्स, और वो भी क्राउड को फिर से कहते हैं ना, वो मतलब एकदम से जोश भर गया था क्राउड में जो ऑलरेडी भरा हुआ है। इसके बाद आगे क्या होता है, कोडी रोड्स ने अपना कटर मारा, लेकिन उसके ऊपर किक आउट हो जाता है। कोडी रोड्स क्रॉस रोड्स का अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन उसको फिनोमिनल फोरआर्म में चेंज करते हैं, लेकिन फिनोमिनल फोरआर्म भी नहीं लगता। उसके बाद कोडी रोड्स की सुपर किक लगती है। इस मैच की डिसअपॉइंटिंग बात है कि आपको एजे स्टाइल्स का यहाँ पर फिनिशर नहीं दिखेगा, तो मुझे बहुत ये लैग करने वाली चीज लगी इस मैच से। और इस मैच को देख के ना, जैसे ऑलरेडी रेसलिंग में मैच होते हैं, आपको पूरी वैसी वाइब आएगी, क्योंकि इसको बिल्कुल प्रोफेशनल रेसलिंग जैसा कोर रेसलिंग होती है, वैसा कुछ इसको बिल्ड करने की कोशिश की, जैसे एनजेपीडब्ल्यू के अंदर रेसलिंग होती है। क्योंकि दोनों की आपको पता है सुपरस्टार्स की जो लड़ने की टेक्निक है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, जो इस तरीके के मूव्स के ऊपर ही ये डिपेंड रहते हैं। एंड देन कोडी रोड्स ने अपना टॉप रोप से कोडी कटर लगाया, और मेरी एडवाइस कोडी रोड्स ऑब्वियसली सुनने नहीं वाले, लेकिन कोडी कटर जब टॉप रोप से लगता है तो दो ही चीज होती है, या तो वो बहुत धांसू लगता है या वो बहुत बेकार लगता है। और आज वाला मुझे थोड़ा सा बेकार लगा, मतलब उसका एग्जीक्यूशन एक तो ऐसा कि भाई दोनों का सीक्वेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद कोडी रोड्स ने अपना क्रॉस रोड्स फिनिशर मारा, और एजे स्टाइल्स इस मैच में पिन हो गए हैं। देखो इस मैच की जैसे बिल्ड थी वो बहुत खास नहीं थी। ये मैच जो है वो अच्छा था। देखो उन लोगों को बोरिंग बिल्कुल लग सकता है कि जिनको ऐसा लगे अरे यार क्या रेसलिंग ही कर रहे हैं, जो कि WWE की मुझे लगता है मेजॉरिटी में ऑडियंस है इस पॉइंट पे। तो अगर आपको मैच बोरिंग लगा तो इट इज ओके। मेरे हिसाब से मैच, वैसे रेटिंग वाला एपिसोड आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैच ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि बहुत एंटरटेनिंग था, मतलब टिपिकल कोडी रोड्स वाला ये मैच था। तो डेफिनेटली ये बोर कर सकता है। और ये कोई कोडी रोड्स के नाम में अगेंस्ट में बोला ना कोई फेवर में बोलना, जैसा आपको पता है मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन रखता हूँ मैचेस के रिव्यू के, वैसा ये था। कोडी रोड्स का चैप्टर लग रहा है एजे स्टाइल्स वाला क्लोज हो गया है, और अब इससे आगे बढ़ गए अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। उन्होंने यहाँ पर अपने पहले डिफेंस के अंदर प्रीमियम लाइव इवेंट में तो रिटेन कर लिया है। ये मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को मैच बिल्कुल ही बेकार लगा होगा, क्योंकि उन्होंने इस मैच को देखने तक का वेट किया था। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले मैच की तरफ। और इससे पहले कि आप इस पार्ट को स्किप करो, आपको बहुत तगड़ा वाला मैं अलर्ट देता हूं, इसको स्किप मत करना, क्योंकि कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। ये मैच था जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर वर्सेस काबुकी वॉरियर्स के बीच में विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। सबसे पहले तो इस मैच में जो अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर ने, एक तो ये दोनों वैसे ही इतने दमदार हैं, है ना लड़कियां, इन दोनों लड़कियों को साथ में रख के इन्होंने क्या पेयर बना दिया है। मुझे वैसे ऐसा लगा था कि मैच में बहुत ज्यादा ही जेड कारगिल बियांका ब्लेयर आतंक मचा देंगे, सामने वाली टीम को मौका मिलेगा नहीं, लेकिन WWE ने इस मैच की जो पेस है उसको इस तरीके से रखा कि बिल्कुल
रोलर कोस्टर राइड की तरह चल रहा था। जेड कारगिल को जो हॉट टैग मिला इस मैच में, उसके बाद जो उन्होंने अपनी आंधी मचाई है वो भी देख के बहुत अच्छा लगा था। सही में इस मैचेस में ऐसे कॉम्बो मूव्स लगाए हैं ये जेड कारगिल बियांका ब्लेयर ने कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। इधर से किसी ने पटका तो उधर से किसी ने उसको पकड़ के पटका, बिल्कुल लगातार ऐसे पिटाई हो रही थी जो लपेटे पे आ रहा था जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर के, तो वो देख के अच्छा लगा था। कायरी सेन आपको पता हाई फ्लाइंग मूव्स के लिए जानी जाती है, तो उन्होंने वैसे यहाँ पे किया। अब एंड वाला जो जेड कारगिल का फिनिशर था उसको जब आप देखोगे, पहले कंधे पे बैठाया, फिर उल्टा किया, फिर नीचे किया, फिर उसके बाद जो धड़ाम से उन्होंने पटका है, एंड देन बियांका ब्लेयर का केओडी फिनिशर लगता है। और ये मैच जो है जीत चुकी है जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर और बन चुकी है आपकी न्यू विमेंस टैग टीम चैंपियन। अगर आपको विमेंस डिवीजन मैचेस में इंटरेस्ट नहीं होता तो इस मैच को देख के आप शायद अपना जो इंटरेस्ट है वो डेवलप कर सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि इस मैच में वो सारी चीजें थी। और ये मैच मेरे को तो भाई बिल्कुल एंटरटेनिंग लगा है, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ बहुत नहीं थी, मुझे लगा था स्क्वॉश मैच टाइप का होगा, लेकिन वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको नहीं किया, क्योंकि इस मैच से बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगला मैच आता है शो पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जे ऊसो वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। और सबसे पहले तो जे ऊसो की एंट्रेंस, यार ये क्राउड मतलब कितनी तारीफें करूं इसकी वो तो मैं समझ ही नहीं आ रहा। आपको भी पता है कि किस नेक्स्ट लेवल की चीज वहां के क्राउड ने शो में अपनी एनर्जी की वजह से डाली है। मैच में जब उन्होंने अपनी जो एंट्रेंस है वो इतनी कूल तरीके से करी, फ्लैश लाइट सर किसी ने जलाई हुई थी तो वो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। अब शुरुआत में हीट पंचेस बहुत कूल लग रहे थे, और एक तो क्या एपिक मूवमेंट था इस मैच का, इतना बढ़िया हीट और नो हीट ये रेसलमेनिया में होना चाहिए था जिमी और जे ऊसो के मैच में, जो ये डेमियन प्रीस्ट और जे ऊसो के बैक एंड फोर्थ एक्शन में होता। मतलब उसको तो वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाना ही मुश्किल है मेरे लिए। मैं क्या कौन सा शब्द लेके आऊं, मेरी डिक्शनरी में इतने कुछ वर्ड्स है नहीं भाई, ना हिंदी में ना इंग्लिश में, जो उसको जस्टिफाई कर सके जो उन्होंने हीट और नो हीट किया। मैच की कहानी कुछ ऐसी होती है कि जेडी मैकडोना भी आ जाते हैं, उन्होंने रिंग में उलझा दिया जे ऊसो को, डेमियन प्रीस्ट का फायदा उठाते हैं। हालांकि स्पीयर मारा उन्होंने, बहुत बेकार मारा वैसे, और उस पर जे ऊसो ने किकआउट भी कर दिया। इसके बाद जे ऊसो ने सुपर किक किया जेडी मैकडोना को, उसके बाद उन्होंने डेमियन प्रीस्ट को भी सुपर किक किया, स्प्लैश भी मारा, एंड देन उसके ऊपर भी किकआउट हो जाता है। रेजर्स एज लगाया, उसके ऊपर किकआउट हो गया। उसके बाद जे ऊसो ने स्पीयर लगाया, उसके ऊपर बहुत क्लोज किकआउट होता है। अब जजमेंट डे तो पूरी बैठी है, तो उसके बाद क्या होता है, फिन बैलर भी आते हैं, लेकिन फिन बैलर कुछ करते हैं, सुपर किक उन्होंने सीधा ही खा ली। अब डेमियन प्रीस्ट इस बात का फायदा उठाना चाहते हैं, साउथ ऑफ हेवन उन्होंने लगाया, लेकिन उसके ऊपर किकआउट हो जाता है। पता नहीं डेमियन प्रीस्ट ने आज अपने यूनिक मूव सेट यूज किए इसमें, पता नहीं वो स्पिन करके कैसे किक मार रहे थे, 2 बार उन्होंने वो किक मारी, और उसके बाद सुपर किक 4 बार मारी है जे ऊसो ने इस मैच में डेमियन प्रीस्ट को, जो कि उनको बहुत क्लोज लेके आ गया था वाला मैच जीतने के लिए। एंड देन वो स्पीयर मारते हैं, स्प्लैश मारते हैं, पिनफॉल होता है, लेकिन उधर से जेडी मैकडोना उन्होंने सीधा जो पैर है वो लगा दिया डेमियन प्रीस्ट का उस पे रोप्स पे जाके, तो रोप ब्रेक हो गया। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई ये रेफरी की नजर तब तो नहीं पड़ती जब उस बंदे ने बिल्कुल सामने इतनी खुली आंखों से रखा, लेकिन जैसे ही काउंट रोकने की बारी है तो रेफरी ने उसको बहुत अच्छी तरीके से देख लिया, तो मैच यहाँ पे जीत नहीं पाते। उसके बाद जे ऊसो बाहर जेडी मैकडोना की तरफ जंप करते हैं, उसके बाद फिन बैलर को भी उन्होंने स्पीयर ठोक दिया। इसके बाद जे ऊसो जाते हैं टॉप रोप के ऊपर, अब वो मारेंगे, बट डेमियन प्रीस्ट ने ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा काम किया कि बिल्कुल टॉप रोप से उन्होंने साउथ ऑफ हेवन लगाया, बस क्रैश लैंडिंग होने से बच ही गए। यार इतने खतरनाक मूव देख के थोड़ा सा डर लग जाता है, थोड़ा सेफ रहो, है ना, अपना करियर लंबा लेके जा रहा है। उसके बाद साउथ ऑफ हेवन लग गया उनको टॉप रोप से, तो फिर कुछ ऑप्शन बचा नहीं जो उसके पास, वो तो भाई खत्म हो गया, वहां पे पिनफॉल हो गया और चैंपियनशिप रिटर्न हो गई, जो कि इस मैच का एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी था। और एंड में बड़ी तगड़ी चीज होती है जब डेमियन प्रीस्ट को ज्यादा ही भड़क रहे हैं फिन बैलर और जेडी मैकडोना के ऊपर, वो तो स्प्लिट हुआ नहीं, लेकिन क्लियरली लग तो रहा है कि जो अंत है जजमेंट डे का बहुत ही ज्यादा नजदीक है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रही कि शायद जे ऊसो मैच जीत सकते थे, क्योंकि उनको भी एक बड़ा मौका मिला, बट मेरे ख्याल से डेमियन प्रीस्ट का यहाँ पे अभी अपनी चैंपियनशिप का रेंज चलाने का ही मौका है, क्योंकि अगर अभी वो चैंपियनशिप जीते हार गए तो फिर थोड़ा सा मामला उनका खराब हो जाएगा। इसके बाद शो पर अगला मैच आता है बेली की चैंपियनशिप के लिए, ट्रिपल थ्रेट मैच बेली वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस नेओमी के बीच में। और इस मैच के अंदर तीनों सुपरस्टार्स में से मैं कोई एक नाम नहीं पिक कर सकता इसको मैं बोलूं कि यार इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि तीनों का बिल्कुल कंबाइंड एफर्ट इसमें नजर आ रहा था। जो वो टिफनी ने जो एलबामा स्लैम मारा अनाउंसर टेबल के ऊपर, दोनों को ही वो बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। टिफी टाइम बोल के उन्होंने इतना ज्यादा बोला, इतने मूव्स टिफनी स्ट्रैटन ने नहीं मारे होंगे इस मैच में जितने से ज्यादा बार उन्होंने टिफी टाइम यहाँ पे बोला, लेकिन क्राउड का जो रिएक्शन है वो हमेशा ही उनको मिल रहा था। उसके बाद प्रिटियस मून सॉल्ट वो दोनों के ऊपर लगाते हैं, जो कि स्किप हो जाता है। बेली टू बेली भी लगता है इस मैच में एक बार, लेकिन वो भी जो है पिनफॉल वहां पे काम नहीं आया। एंड पता नहीं कैसे कैसे करके बहुत सारे सीक्वेंस हो रहे होते हैं, बस बेली ने पिनफॉल कर दिया और ये जो मैच है वो जीत गई, चैंपियनशिप भी रिटेन हो गई है यहाँ पे। लेकिन नेओमी का मुझे एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा, कि मतलब सिंपल उनकी भाई अभी राइवल है वो तुम्हारी, मैच में उन्होंने हराया है, लेकिन जो गुस्सा है वो तो कुछ ऐसा खास दिखा नहीं यहाँ पे। तो नेओमी और बेली बाद में हगी कर रहे थे। अब बात करते हैं हम शो के मेन इवेंट की, जो कि है नहीं शो का मेन इवेंट। जिस तरीके से मैंने आपको मैचेस बताया कायरे में, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से शो के फॉर्मेट को बुक करना चाहिए था। एक्चुअल में ये वाला मैच जो है शो का पहला मैच था, और अगर आपने इस पॉइंट तक वीडियो देखी तो आपने शायद
लिखना शुरू कर दिया अरे भाई मैच का ऑर्डर उल्टा क्यों बता रहे हो, लेकिन मुझे पता है मैच का ऑर्डर इस तरीके से था। और यहाँ पे शो का ओपनिंग मैच था जो हमारी वीडियो का मेन इवेंट है, एंड शायद फॉर्मेट में भी ऐसा ही होना चाहिए था। और ये मैच था द ब्लड लाइन, सोलो सिकोवा एंड टामा टोंगा वर्सेस केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन। अब मैच में चारों के चारों सुपरस्टार्स इतने ज्यादा अग्रेसिव हैं कि इससे पहले कि बेल बजना शुरू हो इन्होंने एक दूसरे को ही बजाना शुरू कर दिया, और इतना ज्यादा बजाना शुरू किया कि ऑफिशियल्स आ गए, किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा। केविन ओवेंस टनर मार रहे हैं ऑफिशियल्स के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, कोई लेना देना ही नहीं है इनको। निक ऑल्डिस आते हैं, निक ऑल्डिस ने आके कुछ तो फ्रेंच में बोला जो मेरे तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा। उसके बाद उन्होंने इतना बोला कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, नो होल्ड्स बार्ड है, मतलब कि मुझे सुना ही नहीं आया भाई सही में कि उन्होंने बोला क्या। बस ये समझ में आ गया कि अब इस मैच में जैसे वो स्ट्रिक्ट रूल्स थे अब वो तो अप्लाई नहीं होने वाले, वेपन्स यूज कर लो, कहीं जाके मारो, ये करो वो करो, काउंट आउट कुछ नहीं करने वाला है यहाँ पे। और थोड़े से भी दिमागदार हो और ये रसेल चैटर फॉलो करते हो तो आपको पता चल गया होगा कि जब ऐसा होता है किसी मैच में कि अब रूल्स जो है स्ट्रिक्ट नहीं रह गए, नो डिस्क्वालिफिकेशन हो गया है, तो मैच में क्या खिचड़ी पक सकती है। अब मैच शुरू हो गया, चारों के चारों सुपरस्टार्स अलग अलग दिशाओं में ही चले गए हैं, और उसके बाद अलग अलग जो कैमरा एंगल्स है वो हमको दिखाए जाते हैं ताकि हर तरीके का जो एक्शन है उसको कवर किया जा सके। एक मुझे बहुत फनी चीज लगी, जो बैरिकेड के ऊपर चढ़ के केविन ओवेंस ने तो स्प्लैश मार दिया, उसके बाद रैंडी ऑर्टन भी खड़े होकर ऐसा दिखा रहे होते कि जैसे कि वो भी स्प्लैश मारेंगे, उन्होंने किया कुछ नहीं, लेकिन टामा टोंगा को बाद में जाके अनाउंसर डेस्क के ऊपर उन्होंने जो पटक दिया था। इसके बाद रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के जलवे शुरू होते हैं, उन्होंने वेपन निकालने शुरू किए, कैंडो स्टिक से मार रहे हैं, वो ट्रैश कैन की लिड से मार रहे हैं, मतलब वेपन्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे उन्होंने मैच में, इससे क्राउड जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ला रहा था। केविन ओवेंस ने सबसे पहले तो टामा टोंगा के ऊपर बाहर टेबल तोड़ा, टेबल तोड़ने की तैयारी फिर रैंडी ऑर्टन की भी होती है, लेकिन उनके ऊपर दाव पेच उल्टा ही पड़ गया क्योंकि सोलो सिकोवा ने समोन जो ड्रॉप है वो मार दिया रैंडी ऑर्टन के ऊपर। इसके बाद पूरी ब्लड लाइन ने कंट्रोल ले लिया भाई, बहुत ज्यादा क्राउड ने बू किया यहाँ पे, इवन मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी कि अगर डोमिनिक मिस्टेरो यहाँ पर होते तो पता नहीं किस लेवल की जो हीट है, जो बूज है वो उनको झेलनी पड़ती जब सोलो सिकोवा एंड टामा टोंगा के साथ ही ऐसा हो रहा था। इसके बाद केविन ओवेंस ने उल्टा ही खेल खेल लिया सोलो सिकोवा के साथ, उन्होंने बिल्कुल जो है कॉर्नर में जो टेबल सेट की थी उसके ऊपर उनको जाके तोड़ दिया। अब रैंडी ऑर्टन आरकेओ मार देते हैं टामा टोंगा को, और ये आरकेओ उन्होंने मारा तो पिनफॉल की कोशिश होती है, पिनफॉल ऐसा लग रहा हो बिल्कुल हो ही गया ऑलमोस्ट, लेकिन सोलो सिकोवा ने उसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने कहा अच्छा बेटा तुझे भी बताता हूं, कहा अनाउंसर टेबल के ऊपर सोलो सिकोवा समन स्पाइक के लिए जा रहे होते, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने उल्टा ही उनको जो है आरकेओ वहां पे लगा दिया। इस पर रिएक्शन ऑब्वियसली क्राउड का तगड़ा ही आ रहा था वहां पे। एंड देन केविन ओवेंस ने एक ऐसा ब्रेन बस्टर मारा ना यहाँ पे, बिल्कुल चेयर ऐसे बिछाई, टामा टोंगा को लिया और सीधे उनके ऊपर गिर गया। फिर से मुझे लगा भाई थोड़ा आराम से संभल के यार, मतलब हमको एंटरटेन करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जान को ही रिस्क में लगा दो। वहां पे केविन ओवेंस पिनफॉल करते हैं तो एक बंदे ने खींच लिया, ठीक है। अब वो जो बंदा दिखा तो वो जेकब फार्टू नहीं थे, जो हम सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जेकब फार्टू होंगे, वो नहीं थे, ये थे टामा टोंगा के ब्रदर। और नया ब्लड लाइन मेंबर इंट्रोड्यूस हो चुका है टांगा लोआ के तौर पे, और जिनकी फिजिक, जिनका बिल्ड आप कह सकते हो टामा टोंगा और सोलो सिकोवा दोनों से ही तगड़ा है। इसके बाद उन्होंने स्टील स्टेप से रैंडी ऑर्टन को भी मारा, केविन ओवेंस को भी मारा, रिंग के बीचों बीच जो सोलो सिकोवा है उन्होंने अपना स्पिनिंग सोलो मारा, उसके बाद उन्होंने समोन स्पाइक मारा, केविन ओवेंस को पिन किया, और ये वाला मैच ना सिर्फ ब्लड लाइन जीत चुकी है बल्कि एक नए मेंबर का भी यहाँ पर जो एडिशन है वो हो चुका है। इवन क्योंकि ये मैच शो में पहले ही हो गया था तो बाद में शो के बीच में हमको एक इंटरेक्शन भी दिखता है जब जेउस देख रहे होते हैं कि ये टांगा लोआ भी आ गया है, अब तो नया बंदा, वो नजरें मिला रहे होते हैं सोलो सिकोवा से भी, टामा टोंगा से भी, और पॉल हेमन का भी रिएक्शन ऐसा कि पता नहीं क्या ही हो रहा है, उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और इस तरीके से एक ब्लड लाइन का जो नया मेंबर है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ओवरऑल अगर मैं आपसे बोलूं तो बैकलैश के पूरे शो की जो हाईलाइट थी वो था इस ब्लड लाइन के नए मेंबर टांगा लोआ का आना। बाकी जिस तरीके से WWE ने शायद डाला, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को मेन इवेंट वाला मैच पसंद नहीं आया होगा। आपको कैसी लगी बैकलैश कमेंट में जरूर बताना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और वीडियोस के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।